Hello everyone, welcome to Study Smart Wala. How are you all? Students, today we are going to continue with the chapter number 1 from the beginning of the time, class 11th history. Please do share, like, comment and subscribe our channel and motivate us to make more videos for you all. Okay, happy learning with us. So today topics will be modes of topics to be covered, modes of communication जिसमें हम पढ़ेंगे language and art के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे hunter gatherer societies from the present to the past. Okay, so first topic, let's begin. Modes of communication. Modes of communication में सबसे पहले मैं आपको बात कर रही हूँ language की, ठीक है? Here we are talking about language. अब देखिए, द फर्स्ट यूजर ऑफ लैंग्वेज वाज द होमोनिड्स. यही कंसिडर किया है जो सबसे पहला जो यूजर था लैंग्वेज का वो थे होमोनिड्स. कौन थे वो? होमोनिड्स. मैंने आपको डिफरेंसेस अपनी अपनी पहली जो वीडियोस है, मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं, उसके अंदर मैंने आपको होमोनिड्स तक सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो. ठीक है, तो होमोनिड्स जो थे उनके ये कहा गया है जो फर्स्ट यूजर थे लैंग्वेज के वो होमोनिड्स को कंसिडर किया गया है. वो कैसे यूज करते थे, कैसे लैंग्वेज का उपयोग करते थे? गेस्चर्स और हैंड मूवमेंट्स के लिए. सबसे पहले वो यूज करते थे गेस्चर्स एंड हैंड मूवमेंट्स करते थे, गेस्चर्स बनाते थे, या फिर क्या करते थे वो, हम उनको क्या बोलेंगे कि हैंड मूवमेंट्स, फेसेस, हैंड मूवमेंट्स बनाना. उससे वो अपने आप की बात को समझाने की कोशिश किया करते थे. धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने वोकल डेवलप किया, मतलब कि कुछ मतलब कैसे डेवलप किया, नॉन वर्बल था, उसमें कोई वर्ड्स नहीं थे, बट वो कैसी फॉर्म में था, सिंगिंग एंड और हमिंग. सिंगिंग की फॉर्म में जो भी एक्सप्लेन करना चाहते थे वो थोड़ा गा कर या हमिंग कर कर क्या करते थे, ऐसे करके कुछ वर्ड्स, ऐसी वॉइसेस निकाल कर वो समझाने की कोशिश करते थे. होमो हेबिलिस में possessed a small number of speech sounds in initial stages. ये कहा गया है कि उनके पास शायद स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पर उनके पास स्पीच साउंड्स थी होमो हेबिलिस के पास. ठीक है, होमो हेबिलिस पता है ना, मैंने बताया था जो होमो है उनके 3 होते हैं, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस एंड होमो सेपियंस. ओके, तो इनिशियल स्टेजेस में, जो इनिशियल स्टेजेस में बोला गया था, उनके पास कुछ साउंड्स थी स्पीच की. अब देखते हैं क्या. ठीक है, ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू लैंग्वेज, और वो धीरे धीरे किस में डेवलप्ड हो गई थी? लैंग्वेज में. और ये भी कहा जाता है, ये बिलीव किया जाता है जो उनका ब्रेन था उनके पास सर्टेन कुछ ऐसे फीचर्स थे जो कि उन्हें मतलब उनको कैपेबल बनाते थे लैंग्वेज यूज करने के लिए, बोलने के लिए. ठीक है, उनके जो ब्रेन सेंटर्स थे वो ऐसे सेंटर्स, जो फीचर्स थे उसके उनके ब्रेन में, वो उनको कैपेबल बनाते थे लैंग्वेज यूज करने में. ठीक है, उनकी जो लैंग्वेज थी, ये कहा गया लैंग्वेज जो डेवलप हुई थी वो कहीं 2 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब कि 20 lakhs ईयर्स अगो, lakhs ईयर्स अगो. ठीक है, ये डेवलप हो गई थी. ओके, फिर एवोल्यूशन ऑफ वोकल ट्रैक्स. जो वोकल ट्रैक्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए कि जो वोकल ट्रैक्स होते हैं उन्हीं के थ्रू, उसी सिस्टम के थ्रू ही आप बोल पाओगे, आपके जो वोकल ट्रैक्स होंगे. तो वो जो एवोल्यूशन, उनका जो एवोल्यूशन था वो 2 लाख ईयर्स अगो होना शुरू हो गया था. समझ आ रहा है आपको? मतलब वोकल ट्रैक्स डेवलप होने शुरू हो गए थे सो दैट दे कैन प्रोड्यूस सम साउंड, एंड विद द साउंड दे कैन मेक यूज ऑफ द वर्ड्स. ठीक है, for communication. Suggested that language developed around the same time as art. ये भी कहा गया जो जब आर्ट डेवलप हुई थी उसी टाइम पर ही लैंग्वेज डेवलप्ड हुई थी, और ये दोनों का टाइम पीरियड बताया गया 40 लैंग्वेज, प्रॉपर लैंग्वेज. ये वोकल कोड्स मैंने वोकल ट्रैक्स बता दिया आपको 2 लाख ईयर्स अगो. जो प्रॉपर जो उनकी लैंग्वेज बताई गई है वो कब बताई गई है, जो डेवलप हुई थी 40,000 और अराउंड 35,000 ईयर्स अगो. ठीक है, okay, now so now modes of communication, second one is art. Okay, so here the hundreds of paintings of animals done between 30,000 and 12,000 years ago. मतलब caves के अंदर paintings देखी गई है 30,000 और 12,000 years ago. और कौन कौन सी डिस्कवर जो हुई है, फ्रांस की केव में और स्पेन की केव में पेंटिंग्स मिली. ठीक है, और इतने साल पुरानी, और शायद इस टाइम पे ये बनी होगी. इंक्लूड्स वहां पर जो पेंटिंग्स बनाई गई उसमें जो डिपिक्शन मिली, पेंटिंग में जो डिपिक्शंस मिली वो बिशॉन, हॉर्सेस, आइबेक्स, डियर,
मैमूथ्स, राइनोज, लायंस, बियर्स, पैंथर्स, हाइनास एंड आउल्स, मतलब इनकी पेंटिंग्स मिली। तो इससे क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो हिस्टोरियंस है, वो क्या बता सकते हैं मतलब इसके बारे में कि ये जो पेंटिंग्स मिली उनके पास क्या एक्सप्लेनेशन रही है, अब हम वो पढ़ेंगे। देखो एक्सप्लेनेशन में उन्होंने दिया शायद बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ हंटिंग, शायद ये केव में पेंटिंग्स इसलिए मिली क्योंकि उस टाइम पे उनके लिए हंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, मतलब हंटिंग वाज अ मेजर थिंग फॉर देम, ठीक है, एक इम्पोर्टेंस थी हंटिंग की उनकी लाइफ में, तो शायद इसलिए डिपिक्ट की होंगी। या फिर एक्सप्लेन किया कि पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स वर एसोसिएटेड विद रिचुअल्स एंड मैजिक, हो सकता है वो जो पेंटिंग ड्रॉ कर रखी है वो किससे कनेक्टेड हो, किससे एसोसिएटेड हो, कोई रिचुअल से या कोई मैजिक से, ठीक है, रिचुअल से हो, कोई रिचुअल हो उनके लिए, रिचुअल टू इंश्योर सक्सेसफुल हंट, जैसे कि एक हम जैसे कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं वैसे ही मे भी उनके लिए होता हो कि एक सक्सेसफुल हंट के लिए, जैसे सक्सेसफुल हंट में मैं आपको बताऊंगी कोई इंडिविजुअल ने जाकर कोई बड़े एनिमल को हंट किया, तो उस टाइम पे वो एक तरह से इसको रिचुअल मानते होंगे और वो शायद उधर केव पेंटिंग करते होंगे इसको लेकर, ठीक है, हो सकता है रीजंस दिए हैं, ठीक है, हो सकता है इसीलिए सक्सेसफुल हंट। मीटिंग प्लेसेस टू शेयर हंटिंग टेक्निक्स, हो सकता है कि ये भी रीजन रहा हो कि हंटिंग टेक्निक्स को शेयर करने के लिए, नॉलेज डिस्पर्स करने के लिए केव का इस्तेमाल होता हो, कि सारे आते होंगे, मिलते होंगे ग्रुप्स में, फिर कोई हंटिंग टेक्निक्स जो होती होगी उसके बारे में नॉलेज दिया जाता होगा। और वाइल पेंटिंग एंड इनग्रेविंग सर्व्ड एज ए मीडिया फॉर पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और वो जो पेंटिंग्स उस टाइम पे जो ड्रॉ होती होंगी वो एक तरह से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन काम करती होगी कि आने वाली जनरेशन भी सीखे कि हमने किस तरह से हंटिंग किया। तो हो सकता है ये सारी चीजें जो है इस वजह से उसमें डिपिक्शंस थी, ऐसे ये जो डिपिक्ट कर रखा है केव में, शायद ये था मोड ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट के फॉर्म में। समझ आया आपको? तो हमने ये कर लिया मोड ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज की फॉर्म में, लैंग्वेज की फॉर्म में, और मोड ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट की फॉर्म में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हंटर गैदरर सोसाइटीज फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट। इसके अंदर कैसे हंटर जो गैदरर सोसाइटी से प्रेजेंट टू द पास्ट, फ्रॉम द प्रेजेंट आज से पहले, मतलब पूरा पहले की टाइम पर चलते हैं, मतलब ये कहना चाह रहे हैं। तो ये हमें कैसे पता लगता है, आज मैं हूँ और आज जो आर्कियोलॉजिस्ट है, ठीक है, या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, तो वो लोग जो है आज आज से पास्ट को कैसे रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी इनके बारे में जानने के लिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो एंथ्रोपोलॉजी नोन होनी चाहिए। देखो एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है, इसकी मदद से हमने जाना पास्ट के बारे में, अ डिसिप्लिन दैट स्टडीज ह्यूमन कल्चर, जो कि ह्यूमन कल्चर के बारे में स्टडी करता है और वो कैसे इवॉल्व हुए, ठीक है, ये सारा। तो किसके हाथ में होता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजी डिसिप्लिन है ऐसा जो कि ये सारी चीजें देखता है और हमें कनेक्ट करता है प्रेजेंट से पास्ट तक, पास्ट से, ठीक है, कनेक्ट करता है। ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, कुछ स्कॉलर्स है, उन्होंने सजेस्ट किया कि डाटा फ्रॉम द प्रेजेंट डे हंटर गैदर सोसाइटी कैन बी यूज्ड। वो बोलते हैं कि जो आज का जो डाटा है प्रेजेंट डे सोसाइटी का, हम यूज कर सकते हैं टू नो अबाउट द पास्ट सोसाइटीज, की पास्ट सोसाइटीज में जानने के लिए हम प्रेजेंट डाटा भी यूज कर सकते हैं। और तीसरा है एथिनोग्राफी। एथिनोग्राफी की मदद से भी हम पास्ट को जान सकते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ कंटेम्प्ररी, मतलब मॉडर्न एथनिक ग्रुप्स, जो आज के मॉडर्न ग्रुप्स है उसकी स्टडी करना। इट इंक्लूड्स एन एग्जामिनेशन ऑफ द मोड्स ऑफ लाइवलीहुड, वो कैसे रहते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, क्या जेंडर रोल्स हैं उनके, रिचुअल्स क्या फॉलो करते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से, और उसके कस्टम। तो ये होता है एथनोग्राफी। तो इन तीनों की मदद से हमने क्या क्या इवॉल्व किया, कि हमने क्या जाना कि कैसे ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए, और अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो हंटर गैदरर से सेटलमेंट की ओर है, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। सो नाउ विल सी, सो डेवलपमेंट बिटवीन 10,000 एंड 4500 BC अर्ली ह्यूमन लाइफ। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली उससे हमें कैसे पता लगा कि ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए और वो एक सिटीज में कैसे सेटल होने लगे। देखो, फॉर सेवरल मिलियन ईयर्स अगो, मिलियन ईयर्स, वेट,
Human lived by hunting wild animals and gathering wild plants. ऐसे ही रहते थे मिलियन ईयर्स अगो की बात करें तो जो लोग थे वो ज्यादा हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे प्लांट्स की. फिर क्या हुआ, between 10,000 and 4,500 years ago they learned to domesticate animals. उन्होंने domestication शुरू कर दी, पालना शुरू कर दिया animals को. Afterwards, sorry, okay, so development of farming and pastoralism. Slowly and slowly they move towards farming and pastoralism. Hunting now take place farming. So the shift from hunting to farming was a major turning point to the human history. अब क्या हुआ था, हंटिंग जो शिफ्टिंग हुई थी, क्या हंटिंग जो लोग पहले करते थे उसमें क्या हुआ, अब लोग ज्यादातर फार्मिंग करने लग गए, एक जगह पर सेटल होने लग गए. विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर more people begin to stay in one place for even longer periods. ठीक है, longer periods तक वो एक जगह रहना शुरू कर दिया. तो जब एक जगह रहेंगे तो उन्होंने अपने घर भी बनाने शुरू कर दिए, परमानेंट हाउसेस देखने को मिले, बिगिन टू बिल्ड विद द हेल्प ऑफ मड, इवन स्टोन हाउसेस. ठीक है, तो अब क्या होता है आगे, फार्मिंग एंड पेस्ट्रोलिज्म. जब ये फार्मिंग एक जगह पर वो सेटल हो गए, फार्मिंग करने लग गए, पेस्ट्रोलिज्म करने लग गए, तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पॉट मेकिंग देखी गई, मेकिंग ऑफ पॉट शुरू हुआ, जिसके अंदर वो ग्रेन्स को स्टोर करते थे और कुछ भी स्टोर करते थे जो भी वो प्रोड्यूस करते थे, उसके अंदर खाना बनाना शुरू किया. न्यू काइंड ऑफ स्टोन टूल्स केम इनटू यूज. धीरे धीरे नई तरह के टूल्स, स्टोन से बने हुए नए नए टूल्स आने लग गए. ठीक है, जैसे कि वुडन प्लो भी यूज होने लग गया, फैमिली, और वो नए नए मेटल्स के बारे में जानने लग गए, कॉपर, टिन, उनका इस्तेमाल करके वो कुछ ना कुछ नई चीजें बनाने लग गए. व्हील का इस्तेमाल होने लग गया, इम्पोर्टेंट फॉर पॉट मेकिंग, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था पॉट मेकिंग के लिए भी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी. तो व्हील मेकिंग, जो व्हील था वो उसका प्रोडक्शन शुरू हो गया. उसके बाद अबाउट 5,000 years ago even larger concentration of people begin to live together in cities. तो मतलब ये क्या देखा हमने कि एक सेटल्ड सोसाइटी शुरू हो गई. मतलब पहले हमने यहाँ से शुरू किया, पहले वो हंटर्स थे, ठीक है, हंटर्स एंड गैदरर्स. उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने डोमेस्टिकेशन पे ध्यान दिया, डोमेस्टिकेट एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीखा. जब उन्होंने डोमेस्टिकेशन सीखा तो वो एक जगह सेटल होने लग गए, फार्मिंग करने लग गए. और ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब शिफ्टिंग हुई हंटिंग से फार्मिंग में. ठीक है, तो एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ. एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस होने के बाद जब वो एक जगह रहने लग गए तो उन्होंने अपने परमानेंट हाउसेस बना लिए. ठीक है, और धीरे धीरे एक तरह से वो एक जगह सेटलमेंट, तो क्या हुआ, धीरे धीरे सिटीज का एवोल्यूशन हुआ, सिटीज बननी शुरू हो गई. समझ आ गया, तो इवॉल्व हुई. तो हमने अभी तक ये पूरा का पूरा 2 टॉपिक्स हमने आज कंप्लीट कर दिए. एक बार देख लेते हैं, जस्ट रिवाइज इट वंस. तो हमने मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज और आर्ट, और हंटर गैदर सोसाइटी फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, हमने ये 2 टॉपिक्स कवर कर लिए. ठीक है, ओके. तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, please. Okay, and please like, share, comment and subscribe our channel if you find this interesting, okay, and knowledgeable. So take care, we'll meet soon.